मेरे माता पिता ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कर दी। मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। जब मैं शादी के बाद ससुराल पहुंची, वहां मेरा स्वागत बहुत अच्छी तरह से हुआ। पहली रात को लेकर मेरे पति ने बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन मैंने उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। फिर एक दिन मेरे पति ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। ट्रेन पूरी रफ्तार से आगे की ओर भाग रही थी और उसका मन उतने ही वेग से पीछे की ओर जा रहा था। चेहरा पूरा आंसुओं से भरा था, जिसे उसने चुन्नी से छुपाया हुआ था, और गर्दन खिड़की में डाल रखी थी। गले में कुछ अटक गया था और सीने का गुब्बार कह रहा था कि चिल्ला चिल्ला कर रो लूं। पर क्यों विराज, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? तुम तो कहते थे कि हमसे अच्छा मैच कोई नहीं नहीं हो सकता। फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? कितने सपने देखे थे, कितनी प्लानिंग्स की थी। मैं तो तुम्हारी परी थी। तुम तो मेरे बिना जिंदगी सोच भी नहीं सकते थे। तो अब क्या हुआ था? उस दिन भी तो कितना रो रही थी। दरवाजा बंद था। पूरे कमरे को तहस नहस करने के बाद बिस्तर पर पड़ी रो रही थी, और बाहर माँ और बुआ की सांसें अटकी हुई थी। कितनी मुश्किलों से तो ये बला टली थी। ठाकुर साहब को तो बाज भी नहीं आने दी थी दोनों ने, और बाले बाले ही ये सब निपटाया था। क्या करती वे? नाजों से पली लाडली थी सिया। बचपन की सहेली नीति के मामा का लड़का था विराज, जो आगे की पढ़ाई के लिए गांव से उनके साथ इंदौर रहने आ गया था। इन दोनों के स्कूल खत्म होने के बाद तीनों साथ में ही कॉलेज जाते। ना जाने कब वो किसके दिल में उतर गया, पता ही नहीं चला था। थोड़ा स्टाइलिश बातों में तो कोई जीत ही नहीं सकता था। कितने वादे, कितनी बातें, कितने सारे सपने देख चुकी थी वो उसके साथ। वो तो अचानक बुआ को पता चला और उन्होंने उसी वक्त घर आकर माँ को बताया। पहले तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया, पर जब प्रूफ दिखाया तब माथा पकड़कर बैठ गई। अगर ठाकुर साहब को पता चलता तो विराज के साथ सिया की भी जान ले लेते और खुद को भी गोली मार लेते। दोनों ननंद भौजाई ने मिलकर प्लानिंग की। सिया को मामा के घर भेजा और नीति की बुआ को विराज के लिए मनाया, और उनकी लड़की से विराज की बात चलाई। विराज की माँ से भी बात की। दोनों का रिश्ता तय हुआ और तुरंत शादी की तैयारी करवाई। एक गोल्ड का नेकलेस भी कुर्बान किया था लड़की पर, तब जाकर जान छूटी थी। विराज को तो पहले ही बुआ ने समझा दिया था कि कुछ भी नहीं हो सकता, और अगर कुछ किया तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तब जाकर शादी को राजी हुआ, और अब ये वापस आई थी तो ये सब तमाशा हो रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि ठाकुर साहब को जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा, और 4-5 दिन रोने के बाद ये थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। इसमें ही कुछ समय बीत गया। भूली तो नहीं थी, पर गुमसुम हो गई थी। उसे तो यह पता था कि विराज ने उसे धोखा दिया था। फिर महेश्वर से चौधरी अंकल आए। उनका स्पाइनल कार्ड का इलाज चल रहा था चोइथराम अस्पताल में, और उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठाकुर साहब ने सिया को दे दी थी। वो ही कार चलाकर ले जाती, उनके सारे चेकअप करवाना, डॉक्टर को दिखाकर दवाइयाँ देना, एक्सरसाइज करवाना, सब कुछ बड़ी मुस्तैदी से कर रही थी। वो तभी भाग गई थी उनको। उनके इकलौते बेटे के लिए सिर्फ बाप बेटे ही थे, और राघव की आर्मी की नौकरी थी। उन्होंने बात की तो माँ ने जरा देर नहीं लगने दी। सिया थी ही इतनी खूबसूरत की फोटो देखते ही पसंद कर लिया था मेजर ने। 2 महीनों के अंदर तो ब्याह कर वो महेश्वर आ गई थी। उसके मन की किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की थी, और उसमें भी हुआ यह था कि इतने दिनों से दूर रखी जा रही थी। नीति शादी में आई और नमक मिर्च लगाकर सब कुछ इसे कह डाला था। आक्रोश में भर आई थी सिया। सब दुश्मन नजर आ रहे थे माँ से, तो लड़ नहीं पाई, तो सारा गुस्सा उतरा अपने नए नवेले पतिदेव राघव पर। कहाँ मधुर मिलन की कामना में उत्तम था वो, और ये पहली रात ही दरवाजा अंदर से बंद करके सो गई थी। वो करीब आने की कोशिश करता तो इधर उधर हो जाती। अंकल मतलब उसके पापा से तो बड़े अच्छे से पेश आती, और राघव को बिल्कुल भी करीब आने नहीं दे रही थी। पग फेरे के लिए जाने वाली थी तो उस रात राघव ने इसका हाथ पकड़ लिया। गुस्से में बौखला गई थी सिया। बोली, तुम पसंद नहीं हो, मेरी जबरन मेरे गले पड़ गए हो। जिंदगी भर तुम्हारी नहीं हो सकती हूँ मैं। स्तब्ध रह गया था राघव। डब्बे में
चहलकदमी बाद रतलाम स्टेशन आया था और अचानक आए ढेर सारे पुलिस कांस्टेबल में से एक ने उसे हथकड़ी पहनाते हुए कहा, "यू आर अंडर अरेस्ट मिसेस सिया राघव चौधरी।" वो चौंक कर खड़ी हो गई, पर उसके चेहरे पे ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता हो कि ये तो होना ही था। सारे लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। ट्रेन से उतरकर उसे जीप में बैठाया गया। थोड़ी देर रतलाम पुलिस स्टेशन में रखने के बाद उसे महसर भेजा गया। पुलिस जीप में बैठी वो फिर अपने विचारों में गुम हो गई। पग फेरे के लिए मायके गई तो हंगामा मचा दिया था उसने। माँ को बोली, "क्यों किया माँ आपने ऐसा? आपको लगता है हमें अलग कर दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, मैं कभी भी उस आर्मी वाले की बीवी नहीं बनूंगी, कभी नहीं। मैं वापस भी नहीं जाऊंगी।" बंद कमरे में 2 दिनों तक यही नाटक चलता रहा। कब तक छुपता? धीरे धीरे सभी को पता चल गया और चलते चलते ठाकुर साहब तक भी बात पहुंच गई थी। कहाँ वे बेटी को ब्याह कर निश्चित हुए थे और इतनी बड़ी खबर क्रोध में भर गए थे। वो जोर से आवाज़ देकर सिया को बुलाया, पूछा, "ये सब क्या है?" बड़ी भाभी पता नहीं कब से खार खाई बैठी थी, ना जाने क्या क्या बोल गई थी। ठाकुर साहब ने बंदूक निकाल ली थी। बड़े भैया ने इसके बाल पकड़े और चाटा मारने ही वाले थे कि दरवाजे से आते हुए राघव ने जोर से कहा, "आप मेरी बीवी के साथ ऐसे पेश नहीं आ सकते।" बड़े भैया सिया से बोला, "जाओ अपना बैग लेकर आओ।" सबने कितने रोकने की कोशिश की, परंतु तुरंत उसे लेकर महेश्वर के लिए निकल गया। पापा और बड़े भैया के व्यवहार से अचंभित सिया राघव के इस रूप से स्तंभित रह गई थी। गाड़ी में उसने बोला कि तुम ये मत सोचना कि तुम्हें इस तरह लेकर आया हूँ तो तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। तुम्हारे घर के बाहर सब कुछ सुना मैंने तुम्हारे बारे में। अब तुम सिर्फ मेरे घर की बहू हो, मेरे पापा की पसंद हो। उनको 2 अटैक आ चुके हैं, नहीं चाहता तीसरा तुम्हारी वजह से आए। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, इसका ध्यान रहे। उसने जो कहा वही किया सिया की तरफ, फिर कभी आँख उठाकर भी नहीं देखा और कुछ दिनों के बाद ही ड्यूटी पर चला गया था। पापा ने कितना बोला भी कि तू तो 2 महीने की छुट्टी लेकर आया था, जल्दी क्यों जा रहा है? तो बोला, "अर्जेंट कॉलिंग है पापा, जल्दी ही लौटूंगा।" महेश्वर भगवान शिव की आराधना की नगरी, बोल बम बम के नारों से गुंजित, कल कल बहती नर्मदा, सुंदर सुंदर घाट, शानदार किला, अद्भुत मंदिर, स्तब्ध धारा, अनुपम अप्रतिम सौंदर्य, मनोरम शांत वातावरण। ना जाने इस सब्र का असर था या चौधरी साहब के पिता तुल्य व्यवहार का था, भगवान जाने कुछ और था। कुछ दिनों के बाद बहुत बदल गई थी सिया, पूरी तरह से घर में रम गई थी। चौधरी साहब से तो पहले से ही अच्छी थी। दोनों ससुर बहू का काम ही कितना था। चौधरी साहब तो वैसे भी सुबह का वक्त नर्मदा घाट पर बिताते और जब खाना खा लेते तो शांति से बैठकर दोनों बतियाते रहते। उनसे राघव की ना जाने कौन कौन सी बातें पूछा करती। वे भी उसे सब बताते कि कैसे इकलौते बेटे को बड़ी मन्नतों से पाया उन्होंने। राघव की मम्मी के ना जाने कितने व्रत प्रार्थनाओं का फल था वो। उसकी बचपन की बातें, उसकी शैतानियाँ, शुरू से पढ़ाई में अव्वल, एनडीए की इंटरेस्ट में एआईआर फर्स्ट आया था। देश सेवा का तो जुनून था उसके सर पर। माँ के गुजर जाने के बाद थोड़ा अंतर्मुखी हो गया था, पर उनका बहुत ध्यान रखता। रोज वीडियो कॉलिंग करता। पापा के सामने तो इससे अच्छे से बात करता, पर उनके वहाँ से हटते ही फ़ोन कट कर देता था। पूरे 8 महीनों के बाद दिवाली पर आया था वो। घर में तो जैसे बाहर आ गई थी। ससुर बहू दोनों ने बहुत सी तैयारियां की हुई थी। सच में दिवाली थी और बहुत शानदार। पापा दोनों को साथ में हंसता हुआ देखकर बहुत खुश होते। जबरन इंदौर भेजा था मिलने तो गाड़ी में सिया बोली, "आपने तो कहा था कि जल्दी आएंगे, फिर इतने दिन क्यों लगा दिए? जल्दी आने के लिए कोई कारण होना चाहिए सिया मैडम।" और फिर उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, "और मेरे पास जल्दी आने फिर उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, "और मेरे पास जल्दी आने का कारण नहीं है।" और क्या कहती कि अब वो चाहती है कि वो जल्दी आए। उसे भी उसकी याद आती है कि वो चाहती है कि वो उसे अपनी पत्नी माने, पर क्यों? अगर उसने पूछा क्यों तो क्या जवाब देंगी? कुछ भी नहीं बोल पाई वो। इतने दिनों बाद सिया और जवाई साहब से मिलकर सब बहुत खुश थे और सिया के बदले हुए रूप को देखकर तो सब हैरत में थे। बचपन की लाडली थी,
कभी भी कोई डिमांड की हो और वो पूरी ना हुई हो, ऐसा शायद ही कभी हुआ था। बाहरी दुनिया से ज़्यादा परिचय की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। कभी ना जाने कैसे उस विराज के चुंगल में पड़ गई थी। सब बहुत रोक रहे थे पर राघव के साथ ही वापस चली आई थी। सिर्फ 15 दिनों के लिए ही आया था तो छुट्टियां जल्दी ही खत्म हो गई थी। बड़ी जल्दी घर सूना करके चला गया था। सिया किसी भी तरह अपनी बात उसे कह ना पाई थी। बस वो जाने लगा तो शिकायती आंखों में आंसू भरे हुए थे, जो पापा के सामने उसे बयां करते हुए राघव को दिखाई दिए थे। फिर भी मुंह फेर कर चला गया था। अंदर जाकर फप कर रो पड़ी थी सिया। शायद समझ गई थी कि कितनी अमूल्य निधि खोकर बैठी थी। अब वो उदास रहने लगी थी। किसी काम में उसका मन नहीं लगता। बात करती तो लगता कि रो देंगी। चौधरी साहब जबरन उसे आसपास की महिलाओं के साथ बाहर भेजते। कभी कहते मायके हो आओ। वो भी उनके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती। कई बार नर्मदा घाट पर बैठी सोचती रहती कि मेरी स्थिति भी नर्मदा मैया जैसी ही है। ऊपर से बिल्कुल शांत और अंदर तूफान। उसकी उदासी को समझ गए थे वो। तभी तो राघव को बड़े मनोबल करके जल्दी छुट्टियों के लिए बोला था। उन्होंने वो आया पर वो ऐसे ही रहा। और उसमें भी सिया की बुआ की बेटी कुहू की शादी आ गई। 2-3 दिन तो उनके साथ शॉपिंग में ही बिजी रही। महेश्वर की महेश्वरी साड़ियों का क्रेज कुहू को ही नहीं बल्कि उसके ससुराल वालों को भी था। उनकी स्पेशल डिमांड थी कि महेश्वरी साड़ियों की जो जमकर शॉपिंग हो रही थी। तुरंत बाद शादी थी। सभी को जाना था पर चौधरी साहब तबीयत के कारण नहीं गए। ये भी 4 दिन पहले ही चले गए थे पर राघव दूसरे दिन ही उसे छोड़कर वापस महेश्वर आ गया था। फिर रिसेप्शन में आया। वो तो उससे ना कुछ पूछ पाती ना किसी प्रकार की जीत कर पाती। बस सुनी आंखों से उसे देखती रहती। इस बार वो भी कुछ उखड़ा उखड़ा रहा। पापा ने पूछा तो बोला युद्ध के हालात है और मैं यहाँ हूँ। तो पापा ने ही उसे जल्दी जाने की परमिशन दे दी थी। जाते समय दोनों बाप बेटे भावुक हो गए थे तो वैसे भी आंखों में आंसू लिए ही खड़ी थी। राघव जल्दी ही वापस जाने की बोलकर चला गया था। दोनों ससुर बहू के वापस वही उदासी भरे दिन शुरू हो गए थे। चौधरी साहब की तबीयत भी इन दिनों कुछ ठीक नहीं रहती थी और सच में युद्ध शुरू हो गया था। दिन भर न्यूज़ देखना ही इन दोनों की दिनचर्या हो गई थी। किसी अनहोनी की आशंका से दिल बैठे रहते पर जो होना हो वही होता है। सुबह सुबह सिया चाय का कप लेकर आई तो चौधरी साहब कुर्सी पर स्टेज पड़े थे। मोबाइल हाथ से छूटा हुआ गिरा पड़ा था। सिया जोर से चिल्लाई, पापा पापा क्या हुआ आपको? फोन उठाया। दूसरी ओर से जो खबर सुनी तो उसके लिए भी उतनी ही शॉकिंग थी। राघव मिसिंग था। बड़ी जल्दी घर लोगों से भर गया था। सब सिया को दिलासा दे रहे थे। सिया के दोनों भाई आर्मी कैंट फोन लगाकर राघव की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे पर वहां से निराशा ही हासिल हुई थी। अब किसी और का रास्ता तो देखना ही नहीं था। सो अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू कर दी। सिया ने ही उन्हें अग्नि के सुपुर्द किया। उसकी माँ वहीं रही उसके साथ। उससे कहती कि इंदौर चल तो कहती नहीं, मुझे यहीं छोड़कर गए हैं, मैं उनका यही इंतजार करूंगी। पापा की अस्थियां उन्हें सौंपनी है। कभी कहती माँ वो मुझसे बहुत नाराज हो गए, उन्होंने कहा था मेरे पापा का ध्यान रखना। मैं नहीं रख पाई और रोने लग जाती। सिया के अलावा किसी को कोई उम्मीद नहीं थी पर जैसे चमत्कार हुआ। 3 महीने बाद आर्मी की जीप उनके घर के सामने खड़ी थी। किसी अनहोनी की आशंका में जब दोनों माँ बेटी दरवाजे पर आई तो जीप में से चेयर पर बैठे राघव को उतारते हुए 2 जवानों को देखा। खुशी से भाव चिन्ह हो गई पर दूसरे ही पल दुख में से रोने भी लगी थी। राघव को कमर में गोली लगी थी और वो खाई में गिर गया। 2 दिनों के बाद उसे निकाला गया था। 20 दिन बेहोश रहने के बाद जब होश आया तो उसका कमर के नीचे का शरीर काम नहीं कर पा रहा था। अपने बारे में जानने के बाद उसी ने अपनी जानकारी किसी को न देने का निर्णय लिया था पर वहाँ भी कब तक रहता। इलाज तो चल ही रहा था। घर आया तो पापा के बारे में जानकर सकते में आ गया। बेचारा पापा के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया था। वह दिन रोते रोते ही बीता था। कई लोग मिलने आए थे। सिया के परिवार वाले भी आ गए थे। उन्होंने जैसी भी मदद हो बताने को कहा पर उसने हाथ जोड़कर मना कर कर बोल दिया। उसके साथ सहायक था जो उसका काम करता
2-3 दिन बाद सिया की माँ ने भी उससे जाने की अनुमति मांग ली। वो उनसे चाह रहा था कि सिया को भी अपने साथ ले जाए, पर वो जाना ही नहीं चाहती थी। माँ चली गई। राघव सिया से बिल्कुल कटा कटा रहता। वो कुछ बात करने जाती तो धुतकार कर भगा देता। वो उससे बातें करना चाहती थी, पापा के बारे में बताना चाहती थी, उसके बारे में जानना चाहती थी, उसकी मदद करना चाहती थी, उसके गले लगकर रो लेना चाहती थी। और 15 दिन रहे इसी प्रकार। फिर एक दिन नौकर से इसे बुलवाया और बोला, मैं इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम रुको यहीं, ये सब कुछ तुम्हारा है। और सहायक से बोला, चलो। वो उसे कार तक ले गया और देखते ही देखते राघव घर छोड़कर निकल गया। बहू सी सिया देखते ही रह गई। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि उसे रोकने को बोले या उसे कहे कि आप यहाँ रहो, मैं चली जाती हूँ, कि मेरा क्या होगा, मैं अकेले कैसे रहूँगी। बस रोती रही, उसको जाता देखती रही। महसर पहुँचने के बाद तो सिया की सहमति आ गई थी। 3 दिन उसे वहाँ ही लोकल जेल में रिमांड पर रखा गया। उन लोगों के हिसाब से केस कांच की तरह साफ था। राघव का 1 साल से कुछ पता नहीं था। उसकी अनुपस्थिति में सिया ने अपने प्रेमी को घर बुलाया और किसी बात पर दोनों की कहा सुनी हुई या सिया की किसी डिमांड को उसने पूरा नहीं किया, जिसके चलते सिया ने उसके सर पे फ्लावर पॉट दे मारा और खुद भाग निकली थी। चोट गहरी थी। दूसरे दिन जब लोगों को पता चला और उसे हॉस्पिटल ले गए, जहाँ खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। सिया कुछ भी नहीं बोल रही थी। केस इंदौर ट्रांसफ़र हो गया। तब सिया के घर वालों को पता चला कि राघव के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। सिया के पापा ने बड़े वकील को हायर किया था, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी, तो किसी को भी केस से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। करीब 3 महीने केस चला और आज सिया के मौन को उसकी स्वीकृति मानते हुए जज साहब फैसला सुनाने वाले थे। सबकी सांसें रुकी हुई थी कि क्या फैसला आएगा। तभी वहां राघव ने प्रवेश किया। पूर्ण रूप से स्वस्थ, अपने दोनों पैरों पे चलकर आया था, जिसे देखते ही खुशी से सिया रो पड़ी थी। उसने अपने घर में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग पेश की, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। उसमें साफ हो गया कि केस विराज ने धोखे से दरवाज़ा खुलवाया और सिया को ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। कितनी मुश्किलों से सिया बची थी और कैसे उसने आत्मरक्षा के लिए फ्लावर पॉट उसके सर पे दे मारा था। पूरा केस एक झटके में पलट गया था और सिया बाइज्जत बरी हो गई थी। सभी लोग सिया के घर आए थे, जहाँ खाना खाने के बाद राघव ने महेश्वर जाने की तैयारी कर ली थी। सभी रोक रहे थे कि कल चले जाना। एक असमंजस और था, जिसके लिए ठाकुर साहब बोले, बेटा वो सिया, हाँ पापा जी, उसे भी जल्दी करने को बोल दीजिए, रात होने से पहले पहुंच जाए तो अच्छा है। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। ये सिया की माँ थी। आज उनको और साथ में ठाकुर साहब को भी चैन की सांस आई थी। आज लग रहा था कि सिया सच में विदा हो रही थी। बहुत फास्ट गाड़ी चला रहा था राघव। क्या पता क्या जल्दी थी। घर पहुंचकर सिया से बोला, बहुत देर हो गई है, जाकर रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जाना है? कुछ नहीं बताया। जैसे ही अंदर जाने लगी, बोला, बाहर वाली टॉयलेट चौक है, मेरे कमरे में जाना। जी बोलकर वो अंदर गई। हाल पार करने में ही उसकी जान निकल गई। वो सब याद आ रहा था। अकेली थी तो कमरों पर ताला लगाकर हॉल और किचन ही इस्तेमाल करती थी। कितने दिनों के बाद कमरे में जा रही थी, पर कमरे में जाते ही चौंक गई थी। दुल्हन की तरह सजा कमरा और पलंग पर उसका सुहाग का जोड़ा रखा हुआ था। किसने किया होगा समझ नहीं पा रही थी, इसलिए जोड़े को उठाकर उल्टे पांव ये वापस हॉल की ओर भागी। राघव गाड़ी पार्क करके दरवाजे बंद कर रहा था। सिया ने उसे देखते हुए कुछ लफ्जों से और कुछ आंखों से पूछा, ये क्या है? अब भी मेरी दुल्हन बनने का इरादा नहीं है क्या? उसका वह मुस्कुराता हुआ हमसफर, आंखों और गर्दन के, मतलब आपने मुझे मुझे माफ कर दिया? इशारे से हाँ बोलकर बाहें फैलाए खड़ा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो दौड़कर जाकर उसकी बाहों में समा गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सपना है कि सब सच। आई लव यू राघव, आई लव यू बोलते हुए उसकी आंखें बरस रही थी। जानता हूँ मैं, पर यह हुआ कैसे? वो पहले भी आया था राघव। शादी के बाद जब आप मुझे लेकर आए थे और छोड़कर चले गए थे, मुझको उसका लेटर मिला था। उसने मुझे मिलने बुलाया था।
मैं पापा से झूठ बोलकर गई थी। वहाँ उसने मुझे बोला कि मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, वो अपने मायके में है और वो मुझसे ही शादी करेगा। उसने मुझे कहा कि हम दोनों भाग चलते हैं। मैं उसके प्यार में पागल थी राघव। बोली हाँ चलो चलते हैं, तो बोला ऐसे नहीं, तुम घर जाओ और सारा रुपया जेवर सब लेकर आओ। मुझे कुछ गलत लगा तो मैंने बोला नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तो वही मुझे गालियाँ देने लगा, मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। बोला इतनी दूर आया हूँ तो कुछ तो चाहिए। मुझे उससे घिन आने लगी थी। उसी वक्त मुझे उसने जैसे ही छुआ, मुझे आपकी याद आई। आपका तो हक था मुझ पर बिना मेरी मर्जी के आपने कभी मुझे छूने की कोशिश भी नहीं की थी। उसे धक्का दिया और वहाँ से भाग आई। वो एक झटके में मेरी ज़िंदगी से बाहर हो गया था। बाद में पता चला कि उसने अपनी बीवी को लेकर भी झूठ बोला था। वो डिलीवरी के लिए गई थी मायके। इसके बाद मैं जिनके बारे में सोचती वो सिर्फ आप थे। तब मुझे समझ आ गया था कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया था। पापा और मेरी बातचीत का विषय सिर्फ आप होते। उन्हीं से आपको जाना मैंने। आपकी हर बात, हर अच्छाई, माँ और आपकी बॉन्डिंग, माँ के बाद आपका टूटना फिर संभलना, आपकी आदतें, पसंद नापसंद, सब कुछ। ना जाने कब मैं आपको प्यार करने लगी, पता ही नहीं चला। देखा है मैंने रिकॉर्ड्स में, पापा से छुपकर मेरी तस्वीर से बातें करते, उसको चूमते हुए तुम्हें। क्या मतलब? आप सब जानते थे कब से राघव? और जानते थे तो इतनी देर क्यों कर दी? सिया का लहजा शिकायती था। कुहू की शादी में जब तुमको छोड़कर आया था, तभी पापा ने चोरियों के डर से कैमरे लगवाने को बोला था मुझे। मैंने उसी दिन लगवा भी दिए थे। फिर शादी के बाद मैं चला गया। तुम्हें पहली बार जब फोटो के पास देखा तो यकीन नहीं हुआ था। बहुत अच्छा लगा था, पर मैं लौटकर कहाँ आ पाया सिया। जब लौटा तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। क्यों? पर फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे छोड़ गए? क्यों किया आपने ऐसा? अपने अपाहिज शरीर को जीवन भर के लिए तुम पर बोझ नहीं बनाना चाहता था। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। चाहता था कैसे भी तुम अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करो। मुझे खबर मिली थी कि दिल्ली में मेरा इलाज पॉसिबल है, पर बस उम्मीद थी। मैं तुमको किसी भी तरह के भुलावे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए इस प्रकार गया था। मुझे लगा था कि इस तरह तुम मुझसे दूर रहोगी तो मुझे भूल जाऊंगी। लगा इस घर में तुम सेफ हो, पर मैं गलत था। सॉरी। आप सॉरी मत बोलो। अच्छा, अब सारी रात यहीं खड़े खड़े बितानी है क्या? अब तो मुझे मेरी दुल्हन से मिलवा दो। मैंने तुम्हें जहाँ छोड़ा था सिया, वहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। उतना ही सजना, कोई कसर मत छोड़ना। और हाँ, आज दरवाज़ा बंद करके मत बैठना। शर्मा कर हाँ बोलकर जब सजने बैठी तो इतने जल्दी थी उसे कि पूछो मत। तैयार होकर सोच रही थी कि अब कैसे बुलाऊँ उसे, पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो ना जाने कब से दरवाजे पे खड़ा उसे निहार रहा था और मुस्कुरा रहा था। 8 दिन बाद ही राघव की ज्वाइनिंग थी। कुछ ज़रूरी काम निपटाया था। पापा की अस्थियों को माँ नर्मदा के सुपुर्द किया, जो उनकी अंतिम इच्छा थी। घर पापा के दोस्त के सुपुर्द किया था, क्योंकि इस बार वो अकेले नहीं जा रहा था। सिया भी थी उसके साथ। महसर छोड़ने का सिया को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। पापा और माँ की तस्वीर साथ में लेकर वो गाड़ी में बैठ गई। इंदौर रेलवे स्टेशन पर सब छोड़ने आए थे सिया को। इतना खुश, इतना मुस्कुराता ना जाने कब देखा था। ट्रेन के चलने पर वो राघव की बाहों के आगोश में जाकर बैठ गई। अब हमेशा साथ थे दोनों, अपनी ज़िंदगी के सफ़र में। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।